magnetic field around a straight current carrying conductor. Now this is the turn of the second application of Biot and Savart's law, and that is, और इस बार अब डेरिवेशन भी होगा. देखो स्ट्रेट कंडक्टर वाले का तो कोई डेरिवेशन नहीं है, आई टोल्ड यू अर्लियर, बट नाउ डेरिवेशन होगा. तो हेडिंग डाल लीजिए expression for the magnetic field at the center of a current carrying coil. Okay, expression for the magnetic field at the center of a current carrying coil. चलिए देखते हैं. डेरिवेशन है लेकिन कोई इतना ज़्यादा टिपिकल डेरिवेशन नहीं है कि आप ना समझ पाए ना कर पाए, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एज्यूम अ करंट कैरिंग कॉइल in any direction. We can assume the current clockwise or anti-clockwise. I just assume it to be anti-clockwise, means the current is entering over here, then it goes like this and comes down, means comes out, goes out of the coil like this. This current is I, so everywhere it will be I. Radius of the coil, let it be R, capital R, small r, whatever we can take. ओके बेटा जी, तो मुझे निकालनी है सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, और हमको पता है कि बायट एंड सेवर्ट ने क्या किया था, उन्होंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया था पूरे कंडक्टर को छोटे 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 करंट एलिमेंट्स में. फिर उन छोटे 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 करंट एलिमेंट्स में से एक छोटा 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 करंट एलिमेंट उठाया था. उठाइए, लेट इट बी दिस, यही उठा लेते हैं, यही वाला, ज़्यादा दूर क्या जाएं. आई डी एल विच शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी. फिर देखते हैं उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब उसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाने वाले डिस्टेंस को वेक्टर फॉर्म में बोला जाए तो पोजीशन वेक्टर. तो बेटा ये तो है डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, दिख रही होगी, रेड से भी दिखाया, ब्लू से भी दिखाया, और ये है डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. तो बच्चे व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, जिसको हम थीटा बोलते थे, वो थीटा कितना है यहाँ, एग्जैक्टली 90 डिग्री. ठीक, तो लिखेंगे वी हैव a circular coil of radius r carrying a current I. In anti-clockwise direction.
फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। We differentiate this loop into small करंट एलिमेंट्स में उसको डिफरेंशिएट कर लिया गया। एंड पिक अप one such element as shown in the figure। जो रेड में दिखा रखा है हमने, रेड इंक से, हो गया करंट एलिमेंट। हो गया ये पेज। Continue writing as shown in the figure, whose for which position vector up to the observation point O is r bar, for which position vector up to the observation point, observation point मतलब कौन, center of the loop O, for which position vector up to the observation point is r bar। बेटे काम करते हैं, ये जो हमने रेडियस मानी ना, इसको स्मॉल r ही मान लीजिए। तो डिस्टेंस मतलब स्केलर की टर्म्स में तो ये r है, और वेक्टर की टर्म्स में r बार हो गई। सिंपल बात है। एन एंगल बिटवीन current element ideal and theta नहीं, 90 degree। hence using Bat and Savage's law, small magnetic field dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta by r square। मतलब साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर,
और साइन 90 तो पता ही है हमको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर. But this is the small magnetic field dB due to the small element current element ideal. This is not the total magnetic field. मतलब I have to find total magnetic field at the center. तो टोटल को निकालने के लिए क्या करेंगे, बस इंटीग्रेट कर देंगे. डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन ही तो होता है. ये हो गया पेज. तो total magnetic field at the center is found by integrating therefore लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन dB का इंटीग्रेशन क्या, तो वो तो b ही बनेगा. राइट हैंड साइड में क्या क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर. यहाँ व्हाट अबाउट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज अ कांस्टेंट, सो विल कम आउट. अच्छा लिमिट्स क्या हैं बेटा, अगर मैं फिगर में देखूं तो जहां से चले लौटकर वहीं तो आ रहे हैं, तो बेटा ऐसे इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं होती. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप. तो एक सर्कल बना देते हैं इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर. दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप. तो कांस्टेंट्स क्या क्या हैं जो बाहर निकल आएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विल कम आउट. करंट आई भी तो कांस्टेंट है, वो चेंज थोड़ी हो रही है, दैट विल ऑल्सो कम आउट. आर स्क्वायर रेडियस ऑफ द लूप, वो भी तो कांस्टेंट है, टेक दैट ऑल्सो आउट. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, तो अंदर बच्चा कौन, डीएल. तो बच्चों फिगर को अगर फिर से देखो, डीएल क्या था, ये छोटे एलिमेंट की लेंथ ही तो थी. वो तो करंट के साथ अगर जोड़कर बोलते तो करंट एलिमेंट कहलाता है मतलब, लेकिन अगर उस एलिमेंट की लेंथ देखी जाए तो लेंथ तो केवल डीएल ही है ना. तो डीएल 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 सब सारे डीएल को इंटीग्रेट कर दूं यदि मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप. और रेडियस यदि आर है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता होगा 2 पाई आर. तो एक आर गया, 2 पाई ने 4 पाई को उड़ा दिया, खाली 2 बचा. तो फाइनली व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड हियर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 आर. एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारा फिनिश हुआ. और ये इजी की कैटेगरी में है, इजी ही है. आपको टफ क्यों लग रहा होगा, मैंने लिखवाया एक्सेसिव है, क्योंकि मुझे तो एक तरह से नोट्स आपके बनवाने हैं ना कि जो बुक की तरह काम करें. बट इन द एग्जाम्स व्हाइल यू आर राइटिंग इट इन द एग्जाम्स, तो ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे ये पूरा पेज, ये पूरा पेज, इसको थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हो अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी इंग्लिश के हिसाब से, कितनी इंग्लिश आपको आती है.
तो बेटा यहां तक का ये सब हो गया, कोई पेज पीछे छूटा है तो बताइए। तो चलिए, ये था सिंगल लूप। अब एक काम करते हैं, इसमें एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। यदि इस कॉइल में एक के बजाय अनेक लूप्स हों तो हर लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में आएगी, तो n लूप्स की मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, बस n और आ जाएगा इसके न्यूमेरेटर में। लिख लीजिए, स्पेशल केस 1, and that is in case of n turns in the coil, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कुछ खास फर्क नहीं आएगा, ऊपर म्यू नॉट आई की जगह म्यू नॉट एन आई आएगा, डिवाइडेड बाई 2r अगेन, वो सेम ही रहेगा 2r, सिर्फ n का फर्क पड़ा। That is the special case 1. Then अगर अभी तो मैं एक लूप के बजाय n लूप्स ले रहा था, एक के बजाय अनेक लूप ले रहा था, लेकिन यदि वो एक लूप भी कम हो जाए, सेमी सर्कल बन जाए। इन केस ऑफ हाफ ऑफ द लूप, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, सेमी सर्कल। इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर लूप, बेटा क्या हो जाएगा, पूरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो आधा सर्कल हो गया, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी आधी हो जाएगी। आधी यानी मतलब यहाँ इधर इधर आधा जाएगा, मतलब ये 4r हो जाएगा अपॉन में। तो बेटा क्या बना, कोई डेरिवेशन नहीं करना है, बस ये याद रखना है। नाउ इट विल बी म्यू नॉट आई बाय 4r, आधे का भी आधा हो गया ना, तो अपॉन में 2 पहले से ही था, ये देखो ऊपर, तो एक और अपॉन 2 आ गया, मतलब 4r अपॉन में। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हमने देखा, यदि कॉइल में n टर्न्स हैं तो क्या होगा, उसके बाद कॉइल ही आधी है तो क्या होगा, एक और केस करना है। In case of a sector carrying current in it, को इसको ध्यान से देखेंगे तो इस बार ना तो मैं सर्कल ले रहा हूं, ना ही मैं सेमी सर्कल ले रहा हूं, मैं तो उससे भी कोई छोटी चीज ले रहा हूं। सेक्टर पता है ना, पिज्जा पूरा तो गोल होता है, लेकिन पिज्जा के पीसेस यदि कर दिए जाएं तो ऐसी सी शेप निकल कर आती है ना, उसको बोलते हैं सेक्टर। आर्क लेंथ को मान लेते हैं L, रेडियस R, एंगल थीटा,
और इसमें करंट है कितनी, आई इधर गई, फिर आई, फिर आई, तो सेम करंट दौड़ रही है। और मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अगेन। तो देखो बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ध्यान रखना है। यूनिटरी मेथड तो आते होंगे ना, वो यूनिटरी मेथड यहां अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क, नहीं सेक्टर लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेक्टर कैरिंग करंट इन इट। तो देखो बेटा, ध्यान से देखो, यूनिटरी मेथड में बोल रहा था ना बेटा, अगर ये पूरा सर्कल होता, पूरे सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी, म्यू नॉट आई बाय 2r, और पूरे सर्कल पर एंगल कितना बनता है, ये टोटल एंगल, पूरा एंगल ये होता है 360 डिग्री। तो मतलब जब एंगल है 360 डिग्री, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट बाय 2r। तो जब एंगल 1 डिग्री होगा यदि केवल, तो अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2r और अपॉन 360 डिग्री भी लिख दिया। किसके कारण हो गया ये, अगर एंगल 1 डिग्री है, सो फॉर थीटा, यदि एंगल थीटा है, अब फाइनली क्या बनेगा, थीटा से मल्टीप्लाई, सो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r, दैट्स ऑल। यूनिटरी मेथड लग गए बेटा। अब यहां थीटा कोई भी अप्लाई करो। देखो मैंने आपको आधी लूप का बताया था ना, आधा लूप सेमी सर्कल। तो अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना बस। तो थीटा की जगह यदि मैं 180 रख दूं तो 180 बाय 360 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये अपॉन 2 बचेगा ना, 2 2 जा 4, देखो हो गया। कुछ समझाना है पिछले पेज पर, कुछ बताना है, नहीं कोई पॉइंट क्लिक हो रहा है, हिट नहीं कर रहा है, दिमाग को सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा है, तो प्लीज आस्क। नहीं सर, हो गया। गुड सर एक बार आप सेकंड वाला केस रिपीट कर दोगे, मुझे तो सुनाई नहीं दिया था। ये वाला स्पेशल केस 2। बेटा सेमी सर्कल, ये देखो वही तो हो गया जो अभी भी डिस्कस कर रहा हूं मैं। सेमी सर्कल यानी कि यदि आधा सर्कल होगा तो अपॉन 2 हो जाएगा ना, इसका नहीं इसका, ये थी ना म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इसको मैं यदि आधा करूंगा तो अपॉन में 2 एक और आएगा ना, तो बन जाएगा 4r। अंडरस्टूड। इसलिए 4r। फिर सेक्टर की बात कर ली हमने, तो सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, इंपॉर्टेंट चीज। तो बायट एंड सेवर्ट की पहली एप्लीकेशन सिलेबस में नहीं है, केवल उसका कंक्लूजन सिलेबस में है, जो कि कहता है कि इफ वी आर हैविंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर देन होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। मैं कहाँ चला गया, क्या बता रहे थे हम? एक मिनट, मुझे वापस लाओ, मैं कहाँ था, मैं भटक गया हूँ। हमने क्या शुरू किया था बोलना, ये कि बाइक में सेवन बोल दो सृष्टि। बोलो सृष्टि बोलो। साशा बोलेगी सर। ओ साशा बोलो। सर आप यही बता रहे थे कि पहले वाले केस में हमारे पास
डेरिवेशन नहीं है पहले वाले का। दूसरे वाले का डेरिवेशन है, लेकिन कोई कितना ज्यादा टिपिकल नहीं है, है ना। यस। और अब आता है भयंकर वाला केस, जो कि डेरिवेशन 5 मार्क्स का है। तो चलें उसकी ओर, लेकिन उससे पहले एक बात और करेंगे। हमने ये देखा ना कि करंट कैरिंग कॉइल यदि हमारे पास है, बनाई थी अभी हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट था, हाँ, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। यानी कि इसका ये वाला फेस या तो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो एक बार लास्ट एप्लीकेशन पर जाने से पहले, जो कि 5 मार्क्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डायरेक्शंस की बात फिर से कर लेते हैं कि इस सर्कुलर कॉइल में जब करंट रन करेगी तो इस सर्कुलर कॉइल का कौन सा फेस नॉर्थ बनेगा, कौन सा फेस साउथ बनेगा। चलिए, वैसे ये 10th में किया होता है आप लोगों ने, लेकिन कहां आप इतने समझदार थे 10th में। समझदार तो अब भी नहीं हो वैसे। देखिए, ये वही सर्कुलर कॉइल है जिसमें कि एक करंट एंटर हो रहा है I, तो सेम करंट विल बी लीविंग I। तो बच्चे काम करेंगे हम इस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर एवं बस कोई दो एलिमेंट इमेजिन कर लेंगे। मैंने एक एलिमेंट इमेजिन किया P, तो बेटा इसमें करंट कहां जा रहा है, अप के डाउन, अप जा रहा है। तो बेटा अगर आप इस स्ट्रेट कंडक्टर को, मतलब इस छोटे सेगमेंट को स्ट्रेट कंडक्टर मानकर यदि आप इसको अपने राइट हैंड में होल्ड करो, ट्राई टू होल्ड इट एंड देन स्ट्रेच योर फिंगर्स एंड देन कर्ल देम, अपनी पाम को कर्ल करो, तो बताओ वो किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है। ये कर्सर दिख रहा है घूमता हुआ, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि इस स्ट्रेट से लगने वाले करंट एलिमेंट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड किस शेप में होगी, सर्कुलर शेप, जैसी स्ट्रेट कंडक्टर में होती है। लेट अस डू वन थिंग, क्यों इतनी मेहनत करें हम, हमें मेहनत करनी नहीं चाहिए, बचना चाहिए मेहनत से। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, गुड ना। हाँ यस।
ओके जी, चलिए अब आइए फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर। सृष्टि क्या कह रही है? अच्छा, सृष्टि है ही नहीं क्लास में। ओके, तो दोबारा देखिए बेटा डायरेक्शंस को। इसमें ये ऊपर जा रहा है तो इधर वाले में इसके ऑपोजिट भी एक सेगमेंट कंसीडर करूंगा। इसमें करंट कहां जा रही होगी? नीचे। तो दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर होगी शेप में, लेकिन डायरेक्शंस की यदि मैं बात करूं, यहां पर यदि मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो यहां ये है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के बाहर देखूंगा तो पेपर के अंदर एंटर हो रही है, और कॉइल के अंदर वाले रीजन में ये पेपर से बाहर आ रही है इधर। अब इधर वाले पर आ जाओ, इसको नाम दिया मैंने Q, आई नेम्ड इट Q। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी आप लगाइए, इस बार थंब अपना नीचे रखिए और उसके बाद अपनी फिंगर को कर्ल कीजिए तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मतलब इधर बाहर। तो देखो बड़ा अजीब सा ये कॉन्सेप्ट है। दोनों सेगमेंट P और Q के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट, P वाले के अराउंड है एंटी क्लॉकवाइज, Q वाले के अराउंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सारी सर्कुलर, ये है क्लॉकवाइज, है ना। लेकिन इनके क्लॉक और एंटी क्लॉक ऑपोजिट होने के बावजूद भी इस ब्लू वाले रिंग के अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड की सबकी डायरेक्शन एक ही नहीं हो गई क्या? सर एक बार वापस बोलना। बिल्कुल बोलूंगा। सृष्टि नहीं आ पा रही है? नहीं आई अभी भी। हाँ जी, सुनेंगे जरा ध्यान से, बल्कि एक काम करेंगे, सुनने के साथ साथ देखेंगे भी, मुझे देखेंगे। देखो बेटा हो क्या रहा है, आप एक काम कीजिए, योगा वोगा तो करते हैं ना, मान लीजिए ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, ऐसे बैठ जाओ अपने सामने अपने दोनों हाथ रखकर, छोड़ दो पेन, छोड़ दो कॉपी, छोड़ दो फोन, ऐसे सामने रख लिया। ओके, अब ये आपका राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड, इनको अपने से दूर ले जाओ, दूर ले जाकर ऐसे खोलो और फिर वापस लाओ और सर्कल बनाओ। बन रहे हैं सर्कल? हाँ कि ना? यस सर। बन रहे हैं सर्कल। बेटा देखो आपका राइट हैंड जो सर्कल बना रहा है, क्या है वो? क्लॉक के एंटी क्लॉक? एक मिनट, उसके हिसाब से हाँ ठीक है। तो ये हो गया क्लॉक, और जो आपका ये लेफ्ट वाला बना रहा है ये क्या हो गया? एंटी क्लॉक। ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट घूम रहे हैं, लेकिन जब आप इधर आए, अपने फेस के पास आए, और उसके बाद ये देखो दोनों की सेम डायरेक्शन नहीं हो गई, दोनों आपसे दूर जा रहे हैं। हाँ के ना? यस सर। तो दोनों सर्कल अलग हैं, दोनों ऑपोजिट हैं। ये एक सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरे सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट घूम रही हैं, लेकिन सर्कल जो कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, उसके बीच में आकर दोनों में समझौता हो गया, एक डायरेक्शन में हो गई। हो गई कि नहीं? यस सर। और ये दूर जा रही है, दूर जा रही है मतलब आपकी ओर आ रही है, देखो बाहर आ रही है ना? यस सर।
तो यानी कि हमें एक चीज पता लगी यहां पर कि यदि किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो बेटा उसके बीचों बीच जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से बाहर आ रही है। हाँ के ना? बिल्कुल बाहर आ रही है। अब ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड किस पोल से बाहर आती है, नॉर्थ से कि साउथ से? बताओ बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी ना बच्चे, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है। और यहां ये मैग्नेटिक फील्ड इस ब्लू वाले सर्कुलर कॉइल से बाहर आ रही है ना, मतलब निकल रही है। तो ये फेस, इस ब्लू कॉइल का फेस किस पोल की तरह बिहेव करने लगेगा? नॉर्थ पोल की तरह। यस और नो? गुड। तो देखो इस फेस में यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अगर आप इसके ऑपोजिट जाकर देखो, इसके बैक साइड जाकर देखो, उस फेस के लिए तो ये करंट क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो फिर से देखिए जरा एक बात, जो मैग्नेटिक फील्ड लूप से बाहर निकल रही है एक साइड, तो उसके बैक साइड में वो एंटर होगी ना, एक तरफ से एंटर होगी तो दूसरी तरफ से बाहर निकलेगी। यस और नो? बिल्कुल ठीक। तो क्लियर हो गया हमको कि जिस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज है उस फेस से तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, यानी कि वो तो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह। लेकिन जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, उसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रही है, और एंटर किस में होती है? साउथ पोल में। तो यानी कि दैट फेस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक साउथ पोल। क्या क्लियर हुई ये बात आपको या नहीं हुई? वानी, साशा, मुस्कान, सृष्टि तो आ ही नहीं है। बेटा तो बस ये बात लिख लेते हैं बस जल्दी से। क्लियर है। सॉरी मैंने रिस्पॉन्ड लेट किया। नो प्रॉब्लम बेटा, मैं समझ जाता हूँ। हाँ जी, तो लिखें। Face of the coil in which current is in anti-clockwise direction starts behaving like a north pole। मैं ये जगह क्यों छोड़ रहा था? क्योंकि आपको कुछ दिखाना था। तो ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखाना चाह रहे हैं आपको। लो दिखा दी, इसमें क्या दिक्कत है? तो या तो ऐसे दिखा दो, या एक तरीका और है, आप एरोज अंदर की ओर बना दो एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक। और अब एक काम करो, इसको ज्वाइन कर दो। ये क्या बन गया? एन जैसा सा नहीं लग रहा है क्या?
और वही तो मैंने लिखा कि जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, दैट फेस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। इसका ऑपोजिट face of the coil in which current is in clockwise direction वो क्या बनता है, साउथ पोल। तो जी बेटा जी, अब साउथ को भी समझ लें, उसके लिए भी एक डायग्राम। ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट इस बार किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का एरो ऐसे बनता है ना बेटा, या एक काम और कर सकते हैं, एरो को यदि आई ड्रॉ लाइक दिस, क्या हुआ, क्लॉक हुआ ना। और अब एक काम करो, इनको ज्वाइन कर दो, ये क्या बना अब, साउथ। डन। यस सर। तो चलिए अब हम नया डेरिवेशन, जिसको मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, अभी हमने करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। इस बार मैं क्या करूंगा, सेंटर से ऊपर उठ जाओ, ऊपर हम इमेजिन कर सकते हैं, बस ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना। तो उस ऊपर उठे हुए लाइन को क्या नाम देते हैं, एक्सिस ऑफ द कॉइल। एक लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन of the coil and passing through the center, it is known as its axis। तो बेटा एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, देखो कैसे, यहां समझिए। आप कॉइल को इन द प्लेन ऑफ पेपर ना रखकर परपेंडिकुलर रख दीजिए, ठीक। तो कॉइल जब खुद परपेंडिकुलर हो गई तो उसका एक्सिस कहां चला जाएगा, उसका एक्सिस ये हो जाएगा इन द प्लेन ऑफ पेपर। और हमारा केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, हमें इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, सपोज कीजिए P, पॉइंट P पर जिसकी दूरी है x, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, प्रोवाइडेड देयर इज करंट, करंट अगेन विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा हेडिंग डाल लीजिए, एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ, इस बार सेंटर पर नहीं निकाल रहे बेटा, ध्यान देना, वी आर नॉट फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बट उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर। एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। दिस इज द हेडिंग, एक तरह से हेडिंग है इतनी लंबी चौड़ी। एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर। तो जी रेडियस क्या मान ली जाए, रेडियस तो एज यूजुअल हमेशा ही क्या मानते आए हैं हम,
आर। उसके बाद ये जो करंट दौड़ रही है इसके कारण डिफरेंशिएट कर देंगे पूरे लूप का, उसमें से एक सेगमेंट उठाएंगे ये वाला आई डी एल। समझ में आ रहा है? उसके बाद इस आईडीएल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढी जाएगी, तो इसके लिए क्या जरूरी है, पोजीशन वेक्टर ज्वाइन कर दीजिए ये। इज इट राइट? बेटा ठीक है ये? यस सर। ओके जी। तो अब मुझे इस पॉइंट P पर इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक काम करूंगा, अभी मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि मुझे 9:30 फिर से क्लास ऑन करनी है। इसी बीच 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं डिनर वगैरह लेकर फ्रेश हो जाता हूं। तो क्योंकि डेरिवेशन वैसे भी हो नहीं पाएगा, ये पूरा बहुत बड़ा डेरिवेशन है, तो यहीं से काम शुरू करेंगे हम कल। ठीक है? ओके सर।